हेलो, नमस्कार। सब कैसे हैं? आइए, आपकी जो है उत्तराखंड एसआई की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड एसआई की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो वर्णमाला थी कहाँ तक हो गई थी? हमारे मूल व्यंजन कितने थे? 33। ये हमारे समाप्त हो चुके थे। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं, संयुक्त करके बनाए गए हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। सबसे पहला आता है 6। तो ये आपका बना है आधा कै और पूरा शय। इसके बाद आता है आपका त्रय। तो ये किससे मिलकर बना है? आधा तय और पूरा रै। किससे मिलकर बना है? आधा तय और पूरा रै। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? श्रेय की। तो श्रेय किस किस से मिलकर बना है? आधा शय और पूरा रै। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञ की। तो आधा जय और पूरा न्य। देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन की एक मात्रा ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। और यहाँ पर ये आधा कै और सह से मिलकर बना है, या आधा तय और रै से मिलकर बना है, ये आधा सह और पूरे रै से मिलकर बना है। अब आधे वर्ण की मात्रा नहीं होती, इसलिए छंद में जब हम पढ़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा मानी जाती है। जबकि जो हमारे संयुक्त स्वर हैं वो गुरु माने जाते हैं, उनकी 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, आधुनिक में कुछ जो साहित्यकार हैं वो इसको आधा कै वो इसको क्या मानते हैं? आधा कै और छह। ठीक है, क्या मानते हैं इसको? आधा कै और छह। देखिए, आधे कै और छह की ध्वनि निकलती है, लेकिन जो सही है वो आधा कै और शय है। ऐसे ही इसको कुछ आधा गे और ये मानते हैं, गे। जबकि जो सही है वो ये है। ठीक है, आधुनिक में उच्चारण के आधार पर कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन जो सही है वो ये है। एक चीज, जब हम देखते हैं विज्ञान, क्या पढ़ते हैं हम? विज्ञान। तो ये जो हमारा ज्ञ है ये वास्तव में किससे मिलकर बना है? आधा जय और पूरा न्य। तो जब हम ज्ञ की आवाज निकालते हैं, पढ़ते हैं विज्ञ यानी ज्ञ, तो पहले ध्वनि किसकी आई? आधे जय की। इसलिए जब हम यज्ञ पढ़ते हैं तो यज्ञ में सबसे पहले, ये ज्ञ में सबसे पहले ध्वनि किसकी आती है? जय की। इसलिए जो शुद्ध उच्चारण है वो यज्ञ है। जो ज्ञ है उसका शुद्ध उच्चारण क्या है? यज्ञ। यानी जय की ध्वनि पहले निकलती है, इसलिए यज्ञ। और इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। जो शुद्ध उच्चारण है, जैसे हमारे बाबा रामदेव जी विज्ञान को जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? विज्ञान। यज्ञ को क्या बोलते हैं? यज्ञ। तो आप पुरानी अगर किताबों में देखेंगे तो यज्ञ यज्ञ लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? ये जय की ध्वनि पहले आती है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं जिनकी संख्या है 4। किस किस से मिलकर बने हैं वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश वीडियो में 2018 में पूछा गया था कि ये जो ज्ञ है किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है अनुस्वार। किसकी आती है? अनुस्वार या अयोग वहा। ठीक है, इनकी संख्या 2 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2। कितनी मानी गई है? 2। देखिए, अनुस्वार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस स्वर। अनु का मतलब होता है पीछे और स्वर का मतलब होता है स्वर, अर्थात स्वरों के पीछे लगने वाला या चलने वाला क्या कहलाता है? अनुस्वार। वास्तव में अनुस्वार ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 2 मानी गई है।
एक होता है आपका अंकी बिंदी, एक होता है आपका चंद्र बिंदी और एक होता है आपका विसर्ग। देखिए अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी को एक में ही काउंट किया जाता है क्योंकि एक है, लेकिन लेखन की दृष्टि से इनका प्रयोग अलग अलग है। इसके बाद में बात आती है विसर्ग की, तो एक और दो कितने होते हैं? दो। देखिए रियलिटी में वास्तव में जो अनुस्वार होता है वो ये होता है, जो अनुस्वार होता है वो अंकी बिंदी माना जाता है मूल रूप से, लेकिन हम चंद्र बिंदी को भी अनुस्वार में लेते हैं, विसर्ग को भी अनुस्वार में लेते हैं क्योंकि लेखन के आधार पर भी ये स्वर माने गए हैं। ठीक है, तो अनुस्वार कौन सा होता है? ये वाला होता है। देखिए अगर मैं लिखता हूं चिड़िया, ये है आपका एक वचन। अगर मैं इसको कर देता हूं चिड़िया, तो ये है आपका बहुवचन। मैंने लिखा लड़के, ये है आपका एक वचन। मैंने लिखा लड़के, हालांकि लड़के का लड़को होता है, क्या होता है? लड़कों। जैसे हमने लिखा, तो ये अगर कहीं पर किसी वर्ण की मात्रा, किसी शब्द में किसी वर्ण की मात्रा शीर्ष रेखा के ऊपर जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार अंकी बिंदी का। यदि किसी शब्द में किसी वर्ण की मात्रा शीर्ष रेखा पर ही स्थित रहती है, जैसे ये और आ की मैं बात करूं, तो आ क्या है? मात्रा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदी का। चंद्र बिंदी और अंकी बिंदी एक ही होते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से इनका प्रयोग अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इनकी संख्या कितनी होती है? दो। देखिए अनुस्वार को अयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जरा इस पर ध्यान देंगे। देखिए ए प्लस योग प्लस वाह, ए योग वाह। ए का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना और वाह का मतलब वहन करना। क्या है? वहन करना। यानी अनुस्वार को अयोगवाह भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ण के साथ बिना जुड़े ही, बिना संयुक्त हुए ही अर्थ का वहन करते हैं, अर्थात अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, इसलिए अनुस्वार को अयोगवाह भी कहते हैं। देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिखा जग, एक शब्द लिखा हंस। अब अगर मैं जग की बात करूं तो जग का मतलब है संसार, जग माने संसार, और हंस का मतलब है हंसने के लिए आता है, हंसना। लेकिन अगर मैं इन पर अनुस्वार लगा दूं, ठीक है, तो अब इनका मतलब क्या हो गया? जंग। इसका मतलब क्या हो गया? हंस। यानी जंग का मतलब हो गया युद्ध और हंस का मतलब क्या हो गया? पक्षी। देखिए ये जो हमने अंका बिंदा अनुस्वार था, ये इस शीर्ष रेखा के ऊपर है, शीर्ष रेखा के ऊपर है, ये इसके साथ संयुक्त नहीं है, फिर भी इसने अर्थ में परिवर्तन ला दिया। यानी अनुस्वार को अयोगवाह कहते हैं क्योंकि ये वर्ण के साथ बिना जुड़े ही, बिना संयुक्त हुए ही अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए ये जो बिंदु हमने लगाया था जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, ये शीर्ष रेखा के ऊपर लगा है, फिर भी इसने अर्थ में परिवर्तन ला दिया। ना तो इस जय के साथ लगा है ना गय के साथ लगा है, इसलिए इनको क्या कह दिया हमने? अयोगवाह। एक हमारे राइटर आते हैं किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी ने अनुस्वार को अयोगवाह की उपाधि प्रदान की। किसने प्रदान की? अयोगवाह की। तो जो अनुस्वार होते हैं वो उनकी संख्या दो मानी गई है और स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं। मूल रूप से जो अनुस्वार होता है वो अंकी बिंदी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी। देखिए हमारे व्यंजन कितने थे? 41। मूल व्यंजन कितने थे? 33। संयुक्त कितने थे? 4। तो 33 4 कितने हो गए? 37। दो हो गए हमारे अनुस्वार या अयोगवाह, कितने हो गए? 39। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण या तड़नजात व्यंजन या तल बिंदु व्यंजन। तल बिंदु, ये सारे नाम इसी के हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 2।
कितनी मानी गई है? 2। ठीक है, देखिए अगर बात करूं मैं किसकी, उत्क्षिप्त की, तो उत्क्षिप्त दो शब्दों से मिलकर बना है। उत्क्षिप्त का मतलब क्या है? उत्क्षिप्त का मतलब है उत माने उठना और क्षिप्त माने गिरना, यानी ऊपर उठना और नीचे गिरना, क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त। तो इनकी संख्या 2 मानी गई है। उत्क्षिप्त व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती हुई त्वरित गति के साथ ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। उत का मतलब है उठना और क्षिप्त का मतलब है गिरना, इसलिए इन्हें उच्छित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 मानी गई है, अण और अढ़। कितनी मानी गई है? 2। देखिए इनके तल पर बिंदु लगा है, इनके तल पर बिंदु लगा है, ये लगा, इसलिए इन्हें क्या कह दिया हमने? तल बिंदु व्यंजन। क्या कह दिया? तल बिंदु व्यंजन। क्या बोल दिया? तल बिंदु व्यंजन। दूसरी बात आती है तड़न जात व्यंजन। इनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झनझनाहट के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इन्हें तड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। क्या होता है? झनझनाहट के साथ। इसलिए इन्हें हमने क्या कह दिया? तड़न जात व्यंजन। इनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झंझनाहट के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इन्हें क्या कह दिया हमने? तड़न जात व्यंजन। इसके बाद में बात आती है द्विगुण व्यंजन। क्या कह दिया? द्विगुण व्यंजन। वास्तव में ये जो हमारे उच्छित व्यंजन होते हैं, ये लिखा मैंने डे और ढे, ये लिखा मैंने अणे और अढ़े। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? केवल एक तल पर लगे बिंदु का अंतर है। वास्तव में ये जो अणे और अढ़े हैं, ये डे और ढे की पूरक ध्वनियां हैं। क्या है ये? पूरक ध्वनियां, यानी इनका विकास, अणे और अढ़े का विकास डे और ढे से हुआ है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन विकसित ध्वनियां। वास्तव में ये जो बिंदु है इसको नुक्ता भी बोलते हैं, जो उर्दू अरबी फारसी से हिंदी में आया है, इसलिए इन्हें संकर वर्ण भी कहते हैं या नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं, जो अभी कालांतर में विकसित हुई हैं। इसलिए देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तड़नजात व्यंजन, तलबिंदु व्यंजन सब या संकर व्यंजन या नवीन विकसित ध्वनियां किसके नाम है? उत्क्षिप्त व्यंजन के। उनकी संख्या होती है 2। हमारे व्यंजन कितने थे? 41। 33 मूल व्यंजन, ठीक है, और हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, और हमारे 2 क्या हो गए? अनुस्वार या अयोगवाह हो गए, और 2 हो गए उत्क्षिप्त हो गए। तो 33 और 4 37 और 2 39 और 2 41 हमारे व्यंजन समाप्त हुए। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है अल्प प्राण। और महाप्राण। देखिए प्राण का मतलब क्या है? वायु। और अल्प का मतलब क्या है? थोड़ा। तो वे सीधे सीधे हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अल्प का मतलब थोड़ा और प्राण का मतलब वायु। अल्प का मतलब क्या है? थोड़ा, और प्राण का मतलब वायु। तो वायु के निकलने के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्प प्राण। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। महा का मतलब अधिक। देखिए तो प्रत्येक वर्ग का अगर मैं बात करूं, प्रथम, तृतीय और पंचम, 135 हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 135। और 1, 3, 5 इसमें जाएगा, तो 2 और 4 किस में जाएगा? महाप्राण में जाएगा। तो वे वर्ण
जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है महाप्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण किसमें जाता है? अल्प प्राण में। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण किसमें जाएगा? अल्प प्राण में। द्वितीय और चतुर्थ किसमें जाएगा? महाप्राण में। देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तो कै, खे, गे, घे, णे। इसके बाद में बात आती है चे, छे, जे, झे, न्य। टे, ठे, डे, ढे, णे। ते, थे, दे, धे, ने। पैवर की मैं बात करूं तो पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका? देखिए, जब प्रथम, तृतीय और पंचम इसमें गया तो द्वितीय और चतुर्थ किस में जाएगा? महाप्राण में जाएगा। महा का मतलब ज्यादा। देखिए, मैंने बोला कै तो वायु कम निकली। अगर मैं बोलूंगा खे, मैंने कहा कै वायु कम मात्रा में बाहर निकली, मैंने कहा खे तो वायु अधिक मात्रा में बाहर निकली, तो खे क्या हो गया? महाप्राण हो गया। तो यह आएगा आपका खे, कै, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे, भे। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अल्पप्राण, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण। इसके बाद में बात आती है आपकी अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे। उच्छित व्यंजन अणे, ठीक है, और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। इसके बाद में बात आती है, देखिए, से, शे, शे है, और उच्छित व्यंजन अणे किसमें आता है? महाप्राण में। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है अल्पप्राण, जिनके उच्चारण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अल्पप्राण, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण। सभी स्वर अल्पप्राण, उच्छित व्यंजन अणे अल्पप्राण, उच्छित व्यंजन अणे महाप्राण। क्लियर? ये क्या है हमारे? अल्पप्राण और महाप्राण। बहुत क्वेश्चन पुटअप करता है यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से, चाहे बड़ा एग्जाम हो चाहे छोटा एग्जाम हो। कभी कभी वो मिला के देता है, अल्पप्राण, अघोष, सहघोष मिला के पूछता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। चलिए, इसके बाद में बात आती है अघोष और सहघोष। देखिए, अघोष और सहघोष, और सहघोष को आप घोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घोष। पहली बात तो ये आती है कि घोष का मतलब क्या है? घोष का मतलब, देखिए, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और 15 अगस्त 26 जनवरी पर नारे लगते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? जय घोष। क्या बोलते हैं? जय घोष। तो घोष का मतलब होता है प्रबल ध्वनि से, यानी प्रखर ध्वनि से, तीव्र ध्वनि से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? अघोष और सहघोष वर्णों का अंतर आवाज का भारीपन होता है। यानी अघोष वर्णों के उच्चारण में आवाज कम भारी और सहघोष वर्णों के उच्चारण में आवाज अधिक भारी होती है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस में आता है? अघोष में। तृतीय, चतुर्थ और पंचम किस में आता है? सहघोष में। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। देखिए, सबसे पहला आता है कै, खे, चे, छे, टे, ठे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। तो टे, ठे, कै, चे, टे, ते,
थे, पे फे। अब देखिए यहां पे हमने लास्ट में क्या लिखा, फे, तो यहीं पे हम आगत व्यंजन फे बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फे। ये भी क्या है आपका, एघोष है। इसके बाद में जब प्रथम और द्वितीय किस में आएगा, प्रथम और द्वितीय किस में आएगा, एघोष में। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम किस में जाएगा, सैघोष में। देखिए तो गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, न्ये, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे। तो आपका बे, भे और बे। प्रथम और द्वितीय किस में गया, एघोष में। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम किस में जाएगा, सैघोष में। पिछली बार हमने ये रे ले इधर रखे थे, अब क्या हम इधर रखेंगे। पिछली बार हमने से उस व्यंजन इधर रखे थे, अब क्या हम इधर रखेंगे। तो यहां जाएगा आपका उस व्यंजन, शे, शे और शे। देखिए यहां है को नहीं रखेंगे। ध्यान दीजिए जब हमने उस व्यंजन पढ़ लेते तो वहां एक शब्द आया था काकल्य व्यंजन। तो काकल्य व्यंजन कौन सा है, है। अब है काकल्य व्यंजन क्यों है, देखिए शे, 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 है के उच्चारण में अंदर से आती हुई आवाज स्वर यंत्रों के साथ संघर्ष करती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है, इसलिए है को काकल्य व्यंजन कहते हैं। काकल्य का मतलब होता है काकू, यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनि। तो जब है के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास कंपन करती है तो है किस में चला जाएगा, सैघोष या घोष में जाएगा। तो हमारे ये, रे, ले, वे और है भी हम इसमें रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आगत व्यंजन जे और उत्क्षिप्त व्यंजन अणे और अढ़े। उत्क्षिप्त व्यंजन अणे और अढ़े तथा सभी स्वर। ठीक है, ये हुए हमारे अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, एघोष और सैघोष दोनों को जैसे उसने कह दिया कि आपका निम्न में से कौन सा अल्पप्राण और एघोष है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कै, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम अल्पप्राण है तो कै अल्पप्राण हो गया। ठीक है, एघोष भी हो गया। इस तरीके से सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है। क्या आप इतनी बात समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगत वर्ण की। किसकी बात करेंगे, आगत वर्ण की। देखिए आगत का मतलब क्या होता है, आया हुआ या आने वाला। वे वर्ण जो अन्य या विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं या हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण। क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। आगत स्वर और आगत व्यंजन। ठीक है, देखिए आगत स्वर की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा होता है, ये इसको हम आगत स्वर कहते हैं। देखिए हमने अंकी बिंदी पढ़ी, हमने चंद्र बिंदी पढ़ी, लेकिन एक ये भी तो पढ़ते हैं हम, ये जो हम पढ़ते हैं ये किसके साथ लगता है, इसको हम बोलते हैं अर्ध चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु। यानी ये हमेशा आ के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, आ के, और आधे ओ का यानी अर्ध ओ का उच्चारण, अर्ध ओ का उच्चारण देता है। देखिए ध्यान दीजिए, हम कॉलेज लिखते हैं, कॉलेज, कोई ऐसे लिख देता है कॉलेज। कैसे लिख देता है, कॉलेज। कोई ऐसे लिख देता है कॉलेज।
ठीक है, कोई ऐसे लिख देता है कॉलेज, कोई ऐसे लिख देता है कॉलेज। कौन सा सही है? कॉलेज, कॉलेज या कॉलेज? ये तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ध्यान देंगे, देखिए शुद्ध उच्चारण क्या है? कॉलेज। क्या है? ना तो कॉलेज है, ना कॉलेज है, ना आपका कॉलेज है। क्या है? कॉलेज। यानी जहां पे आधे ओ का उच्चारण होगा वहीं पे हम आगत स्वर का यूज करेंगे, आगत स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आधे ओ का उच्चारण देता है। इसीलिए भाई एक बात बताओ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम कॉलेज ऐसे लिख देते ना भाई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए वो इसलिए पड़ी कि जहां जो शब्द हिंदी में अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं जिनमें आधे ओ का उच्चारण होता है, तो जहां आधे ओ का उच्चारण होगा वहां आगत स्वर का यूज होगा। यानी जैसे हम ना तो कॉलेज है शुद्ध उच्चारण, ना कॉलेज है, ना कॉलेज है। क्या है? कॉलेज। क्या है? कॉलेज। डॉक्टर, ठीक है, जैसे आपका है कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी। देखिए अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो काफी, अगर मैं ओ की मात्रा दूं तो कॉफी। ना तो कॉफी है ना काफी है। क्या है? कॉफी। क्या है? कॉफी। तो यानी कि यहां आधे ओ का उच्चारण लगा, इसलिए यहां आगत स्वर का यूज होगा। आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, हमेशा आ के साथ लगता है और आधे ओ का उच्चारण देता है। जहां उच्चारण में आधे ओ की आवश्यकता होगी वहां आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी शब्द हैं, जैसे मैं बात करूं किसकी, जैसे मैं बात करूं डॉक्टर, कॉफी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑफिस, जिस भी शब्द पर ये आगत स्वर लगा है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में शब्द आए हैं, जैसे डॉक्टर है, कॉफी है, ऑक्सीजन है, कॉलेज है, नॉलेज है, टॉफी है, ये सब क्या हैं? ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं। और ये आगत स्वर, ये आपका क्या है? ये आगत स्वर है। क्या है? ये आगत स्वर है जो हमेशा आ के साथ लगता है और आधे ओ का उच्चारण देता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आगत व्यंजन की। देखिए जो नुक्ता होता है, जैसे हमने लिखा ज़े, फे, ठीक है, गे, ज़े, फे, एक आता है आपका गे। तो ये जो हमने तीन वर्ण लिखे, देखिए एक शब्द है गजल, एक है गजल। ये शब्द क्या है? गजल। जैसे एक शब्द आता है नमाज, लेकिन हम क्या लिखते हैं इसको? नमाज। क्या पढ़ेंगे इसको? नमाज। नमाज नहीं, नमाज। गजल। तो ये जो है ना आपका, ये इसको बोलते हैं नुक्ता। शॉर्ट हैंड जो हम पढ़ते हैं, जो आंसू लिपि हम पढ़ते हैं, उस भाषा में इसको नुक्ता बोला जाता है। ये उर्दू, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए हिंदी में किसी भी शब्द में अगर ये लगा है तो वो किसका शब्द है? उर्दू, अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? यानी वे शब्द जो उर्दू, अरबी और फारसी से हिंदी में आ गए हैं, जैसे गजल है, नवाज है, तनख्वाह है, ये कहां से आए हैं? उर्दू, अरबी और फारसी से। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सबसे पहले हिंदी में आगत व्यंजन का प्रयोग किया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सबसे पहले आगत व्यंजन को हिंदी में लेकर के आए। यानी हिंदी में आगत व्यंजन को कौन लाया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, यह आपका आगत स्वर है, यह आपका आगत व्यंजन है। ठीक है, यहां पर देखिए हमने अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और आगत व्यंजन आपके पढ़ लिए, आगत स्वर आपने पढ़ लिए। हमने वर्णमाला पढ़ी, कितने वर्ण थे? 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण थे, जिसमें स्वर कितने थे? 11। व्यंजन कितने थे? 41। कितने थे? 41। ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिए, जिसमें हमारे 33 मूल व्यंजन थे, 4 संयुक्त थे, 2 हमारे अनुस्वार या अयोगवाह थे और 2 हमारे उच्छिष्ट थे। ठीक है, तो वर्णमाला आपकी समाप्त। आशा करता हूं आपको ये वर्णमाला समझ में आई होगी। एग्जाम की दृष्टि से अगर इतनी वर्णमाला आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वर्णमाला का वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।